तो नमस्कार बच्चों, वापस से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बोर्ड्स गुरु पे, जहां पे हम क्लास 12th बायोलॉजी के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही मजेदार चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, अर्थात मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव। इसके पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर के दो टॉपिक को डिस्कस किया था, जिसमें से था इस चैप्टर का परिचय को हमने देखा था, जिसमें हमने ये जाना था कि सूक्ष्मजीव का मतलब क्या होता है और सूक्ष्मजीव होते क्या है, कहां पे पाए जाते हैं, किस जगत के सदस्य इस सूक्ष्मजीव के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये डिस्कस किया था। फिर हमने ये जाना था कि इस सूक्ष्मजीव के उपयोग से हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अर्थात घरेलू जिंदगी में ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो इस सूक्ष्मजीव की मदद से हम बना पाएंगे। ये पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे आप और वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जहां से आप इस लेक्चर को देख पाओगे। आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए इस चैप्टर के सेकंड लेक्चर को डिस्कस करने वाले हैं, जहां पे हम इसी सूक्ष्मजीव का औद्योगिक उत्पाद में क्या भूमिका है, क्या रोल है, इसको जानने वाले हैं। ठीक है, ये थे इस चैप्टर की इंट्रो की बात। अर्थात इस चैप्टर में बेसिकली हम सूक्ष्मजीव का रोल पढ़ने वाले हैं औद्योगिक उत्पाद में। अभी तक हमने घरेलू उत्पाद में पढ़ा, जिसमें हम दही के बारे में पढ़े थे, इडली डोसा के बारे में पढ़े थे, चीज क्या होता है, पनीर क्या होता है, इसके बारे में पढ़े थे। अब हम ये जानेंगे कि हमको औद्योगिक स्तर पे अर्थात बड़े पैमाने पे किसी चीज को बनाना है तो फिर हमको क्या चाहिए, तो हमको एक बड़ा सा वेसल चाहिए, बर्तन चाहिए, जिसे हम फर्मेंटर कहते हैं। तो खैर ये तो बात आगे आएगी, लेकिन चलो बिना समय गंवाए आज के जोरदार लेक्चर की शुरुआत करते हैं। हम शुरू करते हैं सबसे पहले ये, अब इस औद्योगिक उत्पाद से जानने से पहले पिछले लेक्चर में दो टर्म छूट गए थे जो हम आपको बताना चाहते हैं। देखो, हम बताए थे कि सूक्ष्मजीव वैसे जीव होते हैं जिसको हम नंगी आंख से नहीं देख सकते, अर्थात जिसको आप खुली आंखों से अपने नेकेड आई से नहीं देख पाओ, वैसे सभी जीव को तुम सूक्ष्मजीव बोल लेना। जैसे अगर हम बोले, ऐसे तो हम उतना छोटा बना नहीं सकते हैं, जैसे ये आप देख रहे हो, तो मान लो ये सूक्ष्मजीव है। ठीक है, इनको आप नंगी आंख से नहीं देख सकते। अब क्या करो, अगर ये सूक्ष्मजीव कॉलोनी बना ले, तो क्या आप इस सूक्ष्मजीव के कॉलोनी को देख पाओगे? अगर ये सूक्ष्मजीव झुंड बना ले, क्या बना ले, ये झुंड बना ले, तो एनसीईआरटी आपका ये कहता है कि अगर ये सूक्ष्मजीव सिंगल हो, अकेले हो, तो आप इसे नेकेड आई से नहीं देख पाओगे। पहले इस पेन के थिकनेस को हम कम कर लेते हैं। अगर आपको स्पीड स्लो लग रही हो तो आप स्पीड को बढ़ा लेना। इसको आप नेकेड आई से देख पाओगे कि नहीं देख पाओगे? तो नेकेड आई से आप नहीं देख पाओगे, नेकेड आई से नहीं देख पाओगे। वही बात करें इस सूक्ष्मजीव के कॉलोनी की, तो इसका जो कॉलोनी है, ये कॉलोनी जो है इसका, इस कॉलोनी को आप नेकेड आई से देख पाओगे, अर्थात आप इस कॉलोनी को नंगी आंख से देख पाओगे। ये आपका एनसीईआरटी कहता है, क्या कर पाओगे, देख पाओगे। ठीक है, तो ये बात हमने छोड़ दिया था, हमें लगा कि आपको बता देनी चाहिए, इस कारण से हमने बता दिया। एक और टर्म था जो हमने छोड़ दिया था, छोड़ा क्या था, छूट गया था। कुछ हमने प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट थे। फर्मेंटेड कहने का मतलब है जिस प्रोडक्ट को हम किण्वन की प्रक्रिया से प्राप्त करते हैं, जिसमें हम अनेक प्रकार के प्रोडक्ट को पढ़ते हैं। जैसे टॉडी क्या होता है, तो टॉडी को भी हम फर्मेंट करके प्राप्त किए थे, जो दक्षिण भारत का पारंपरिक पेय पदार्थ है। वैसे ही कुछ और खाद्य पदार्थ हैं जिसको हम फर्मेंट अर्थात किण्वन की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं। जैसे हम बात करें तो कुछ फिश की प्रजाति हैं, मछली, जिसको आप मछली कहते हो, तो इस कुछ फिश को हम फर्मेंटेशन के द्वारा बनाते हैं और खाते हैं। उस फिश को हम बोलते हैं इजूसी। याद रखना, इजूसी एक ऐसी मछली है जिसको हम फर्मेंट करके किण्वन की प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं और फिर खाते हैं। ऐसे आप नाम सुने होंगे सोयाबीन को। क्या आप सोयाबीन का नाम सुने हो? तो सोयाबीन को भी हम फर्मेंट करके, सोयाबीन को भी हम किण्वित करके इसका एक अलग रूप देते हैं और उसको खाते हैं। जैसे आप नाम सुने होंगे टोफू का, आप टोफू सब सुने होंगे या फिर खाए होंगे। चाइना वाले इस टोफू को ज्यादा खाते हैं। तो टोफू जो है वह एक प्रकार का किण्वित पदार्थ है जो हम सोयाबीन को फर्मेंट करके प्राप्त करते हैं। ऐसे ही आप सोया सॉस भी खाए होंगे, आप ऐसे ही
सोया सॉस भी खाए होंगे। सोया सॉस जो है वह आटा, सोया सॉस जो है वह आटा और सोयाबीन को फर्मेंट करके बनाया जाता है। किसको? आटा को, अर्थात गेहूं को, और साथ में हम क्या करते हैं, सोयाबीन को फर्मेंट करते हैं और इससे एक नया पदार्थ बनता है, खाद्य पदार्थ, जिसको हम सोया सॉस बोलते हैं। तो ये कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ है जिसको हम फर्मेंटेशन के द्वारा प्राप्त करते हैं, जिसको हम खाने के लिए उपयोग करते हैं। क्या इतना कंसेप्ट आपका क्लियर है? हम कुछ और नाम ले तो एक और एनसीईआरटी बात कहता है कि जो बंबू है, बंबू अर्थात बांस, बंबू अर्थात बांस, देखो ये घबराने की आवश्यकता नहीं है कि हम इंग्लिश वर्ड लिख रहे हैं, इतना तो इंग्लिश चलेगा ही। अब बंबू अर्थात बांस जानते हो, फिश मतलब मछली। अगर आप एग्जाम में इस इंग्लिश वर्ड का यूज करते हो तो आपका नंबर नहीं कटेगा। जैसे हम बोले राम आम खाता है, और आप एग्जाम में ये लिख कर आ गए राम मैंगो खाता है, तो फिर कोई प्रभाव पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, तो बंबू के जो सूट होते हैं, बंबू के जो सूट होते हैं जिसको हम प्ररोह कहते हैं, उस सूट को हम किण्वित करके खाते हैं। तो ये स्लाइड हमने पिछला लेक्चर का है जो हमने छोड़ दिया था या फिर छूट गया होगा टाइम के चलते, इसको आप नोट कर लोगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि औद्योगिक उत्पाद में ऐसा कौन से सूक्ष्मजीव हैं और सूक्ष्मजीव की मदद से हम क्या बनाते हैं, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, अब आओ, जैसे यहाँ पे सबसे पहले इस टॉपिक की भूमिका की बात करें तो इस टॉपिक की भूमिका आपको समझने के लिए यहाँ पे हम एक लैंग्वेज का रूप दे दिए हैं। अब लैंग्वेज का रूप क्यों दिए हैं? देखो, आपका जो 12th एग्जाम है वो एक प्रकार का बोर्ड एग्जाम है जहां पे आपको लिखना पड़ेगा, तो फिर लिखने के लिए आपको भाषा आना चाहिए। अब तो कंसेप्ट हमसे सीख लोगे, लेकिन भाषा कैसे सीखोगे? तो भाषा या तो आप खुद से लिख लो या फिर हम आपका ये भी काम आसान कर देते हैं कि हम भाषा लिख कर लाते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक की अगर भूमिका की बात करें तो क्या कहता है, देखो सूक्ष्मजीव का उपयोग न केवल घरेलू उत्पाद में, अर्थात अभी तक आप घरेलू उत्पाद में किए थे, जैसे दही बनाने में, इडली डोसा बनाने में, ब्रेड बनाने में, लेकिन अब क्या करेंगे, औद्योगिक स्तर पर भी अनेक प्रकार के उपयोगी पदार्थ का उत्पादन किया जाता है। अब औद्योगिक उत्पाद में ऐसा कौन कौन सा प्रोडक्ट है जो बनाए जाते हैं? बनाए तो बहुत जाते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में, आपके चैप्टर में जितना दिया होगा हम उतना ही जानेंगे। क्या क्या दिया है? तो आपके बुक में बेवरेजेस का बात बोल रहा है, जैसे जिसको हम दारू के नाम से जानते हैं, और एंटीबायोटिक्स का नाम दिया हो जिसको आप हिंदी में प्रतिजैविक बोलते हो, एंजाइम्स का कुछ बारे में दिया हुआ है, और सबसे इंपॉर्टेंट कुछ केमिकल्स के नाम दिए हुए हैं। अगर ये सभी जो बेवरेजेस, दारू है, ये जो एंटीबायोटिक्स प्रतिजैविक है, ये एंजाइम, ये केमिकल अगर इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं तो हम ये जान चुके हैं कि ये सभी किससे प्राप्त होंगे, तो ये सभी सूक्ष्मजीव से प्राप्त होंगे। अब सूक्ष्मजीव कोई भी हो सकता है, वह बैक्टीरिया हो सकता है, वह फंजाई हो सकता है, या अनेक जीव जिसको हम नंगी आंख से नहीं देख सकते हैं वह हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एक करके सभी प्रोडक्ट को जानेंगे और सबसे पहले इसका रोल क्या है जानेंगे। तो सबसे पहले बेवरेजेस को जानेंगे, अर्थात दारू के बारे में जानेंगे, फिर जानेंगे हम एंटीबायोटिक्स के बारे में, फिर जानेंगे एंजाइम्स के बारे में, और फिर जानेंगे केमिकल्स के बारे में। आज के लेक्चर में मुख्य रूप से हम इन्हीं टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। हम आपको बता दें कि अगर इस टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इतना विश्वास रखना कि इस लेक्चर को देखने के बाद आप कर ले जाओगे। देखो, हम अनेक प्रकार की कोई और बातें नहीं करेंगे, मेरा पूरा फोकस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पढ़ाने के ऊपर होगा। तो हम, और आप कोशिश कर रहे हो कि हम कुछ और बात करें, तो फिर आप वीडियो को पॉज कर लो और उतना देर आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लो। हाँ, जब मूड आया पढ़ने का तो फिर इसको स्टार्ट कर लेना। सबसे पहले हम टॉपिक शुरू करते हैं किण्वित पेय, जिसको हम बेवरेजेस के नाम से बोलते हैं। अब बेवरेजेस में क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार भैया ये सूक्ष्मजीव से बनता तो है, लेकिन कौन से सूक्ष्मजीव? क्या बैक्टीरिया से बनता है? क्या फिर ये फंजाई से बनता है? हाँ, ये जो दारू है ये बेसिकली फंजाई से बनता है, और फंजाई अर्थात ईस्ट से बनता है। अब ईस्ट का नाम यहाँ पे दिया हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है सेकेरोमाइसीस सेरेविसिया। क्या नाम है? सेकेरोमाइसीस सेरेविसिया। ये वही ईस्ट है जिसकी मदद से हम ब्रेड बना रहे थे। आओ, क्या कहना है मतलब है, एक फंजाई होता है। क्या होता है? एक फंजाई है, इसका थोड़ा और सा थिकनेस आएगा। एक फंजाई है जिसे आप कवक कहते हो। ये फंजाई का नाम है ईस्ट। और ईस्ट कौन सा ईस्ट? बोल, कौन सा ईस्ट? तो ईस्ट को हम प्यार से बोलते हैं सेकेरोमाइसीस सेरेविसिया। ये इस ईस्ट का नाम है। इसके मदद से
इसके मदद से हम दो चीज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इसके मदद से हम दो चीज बनाते हैं। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर इस ईस्ट का प्रयोग करके आप दो चीज बना सकते हो। एक चीज, आप ब्रेड भी इसी की मदद से बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? ब्रेड। और इसी की मदद से हम दारू भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? दारू, जिसको आप अल्कोहल कहते हो। क्या कहते हो? अल्कोहल कहते हो। तो अल्कोहल बनाने में भी इसी ईस्ट का उपयोग किया जाता है और ब्रेड बनाने में भी इसी ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। अल्कोहल बनाने में इसी ईस्ट का और ब्रेड बनाने में इसी ईस्ट का। अब एक बात बताओ, ब्रेड जिसको आप पाव रोटी के नाम से जानते हो, तो ये ब्रेड कहाँ बनते हैं? तो ब्रेड बेकरी में बनता है। कहां पे बनता है? ब्रेड बनता है बेकरी में। ब्रेड बनता है बेकरी में। इसी कारण से जो ईस्ट इस ब्रेड को बनाता है, उस ईस्ट को हम बेकर ईस्ट के नाम से जानते हैं। ब्रेड बनता है बेकरी में, इसी कारण से जो ईस्ट ब्रेड को बनाएगा उसे हम बेकर ईस्ट कहते हैं। तो ब्रेड को बनाने वाला ईस्ट का मतलब एक कोश के कवक का बात हो रहा है। तो ब्रेड बनाने वाला ईस्ट बेकर ईस्ट। अब ये जो ईस्ट दारू बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा, तो अल्कोहल या दारू को पीने वाला लोग क्या कहलाता है? बेवरा कहलाता है। अल्कोहल को पीने वाले लोग बेवरा कहलाते हैं। तो जो भी बेवरा इस अल्कोहल को पिएगा या इस अल्कोहल को बनाएगा, उसको हम ब्रीवर ईस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रीवर ईस्ट। तो ब्रीवर ईस्ट क्या करता है? दारू बनाता है और बेकर ईस्ट ब्रेड बनाता है। लेकिन ये दोनों ईस्ट के नाम तो एक ही हैं। ये दोनों ईस्ट सेकेरोमाइसिस सेरेविसियाई हैं। तो आओ इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी सूक्ष्मजीव हैं, कौन से सूक्ष्मजीव? तो ईस्ट नाम क्या है? सेकेरोमाइसिस सेरेविसिया। इनके प्रयोग से अनेक प्रकार के अल्कोहलिक पेय पदार्थ प्राचीन समय से, अर्थात आप राजा महाराजा को भी देखते होंगे, वह अल्कोहल का सेवन शुरू से करते आ रहे हैं, मदिरा के नाम से, शराब के नाम से। किण्वन की प्रक्रिया में अब ये कैसे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं? तो हम अभी बताएं, ये सभी एक प्रकार का किण्वित पेय है। तो किण्वित पेय मतलब किण्वन की प्रक्रिया किया जाएगा। अब देखो, अल्कोहल बनाना है तो अल्कोहल बनाने का काम ईस्ट को सौंपा गया है। अगर वही किण्वन करके अम्ल बनाना होता तो फिर बैक्टीरिया बनाते, लेकिन यहाँ पे बनाना है अल्कोहल। तो इस कारण से यहाँ पे जो सूक्ष्मजीव मदद करेंगे वह बेसिकली क्या होगा? वह ईस्ट होगा, वह कवक होगा। ये बेसिकली किसी भी प्रोडक्ट के शर्करा को, शुगर को तोड़ते हैं और उससे इथेनॉल बनाते हैं। शर्करा से इथेनॉल बनाते हैं। तो जिसमें अगर शुगर की मात्रा पाई जाएगी, उसी से दारू बनाया जाएगा। जे में चीनी उससे दारू, जे में चीनी उससे दारू, जे में चीनी उससे दारू। अब भात में चीनी है क्या? भात से बना लेगा। तो जिसमें शुगर का सोर्स होगा तभी तुम दारू बना पाएगा। तो किण्वन की प्रक्रिया में शर्करा अर्थात शुगर को सूक्ष्म जीवों की सहायता से अल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है। इस कार्य के लिए सबसे प्रमुख सूक्ष्मजीव, बहुत इंपॉर्टेंट नाम याद रखना, सेकेरोमाइसिस सेरेविसिया। अब ये बना क्या रहे हैं? अल्कोहल। अल्कोहल को पीता कौन है? बेवरा। इसलिए क्या बोलेंगे? ब्रीवर ईस्ट। क्या बोलेंगे? ब्रीवर ईस्ट। क्या बोलेंगे? ब्रीवर ईस्ट, जिसे आप ब्रीवर ईस्ट कहते हैं। यह ईस्ट शर्करा को किण्वित करता है और क्या बनाएगा? इथाइल अल्कोहल अर्थात इथेनॉल बनाता है, जिसका फुल और केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो क्या होगा? C2H5OH। C2H5OH ये इथेनॉल अर्थात इथाइल अल्कोहल का केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र होता है। ये स्लाइड आपको क्लियर है? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लोगे। अब हम ये जानते हैं कुछ किण्वित बेवरेजेज, कुछ किण्वित पेय पदार्थ का नाम देख लेते हैं। जैसे आप नाम सुने होंगे वाइन का, बियर का, रम का, ब्रांडी का, विस्की का, गिन का। ये सब क्या है और क्या कैसे प्राप्त करते हैं, आओ इसको जान लेते हैं। तो देखो, दारू का प्रकार दारू के बनाने के ऊपर डिपेंड करता है कि हम दारू को किससे स्रोत से बना रहे हैं, किस सोर्स से बना रहे हैं। दारू का प्रकार उस पर डिपेंड करता है और इस बनाने की विधि पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम यह लिखेंगे कि अल्कोहलिक जो पेय पदार्थ होते हैं, जो अल्कोहलिक पेय पदार्थ होते हैं, उसका प्रकार दो बात पर निर्भर करता है। सबसे पहला बात कि कच्ची सामग्री अर्थात ये किससे प्राप्त किए जा रहे हैं। ये अंगूर से प्राप्त किए जा रहे हैं तो अंगूरी नाम हो जाएगा, और ये संतरा से बनाया जा रहा है तो संतरी नाम हो जाएगा। तो आप अलग अलग प्रकार के वाइन को, अल्कोहल को पिए होंगे जिसका अलग अलग नाम होता है उसके स्रोत के आधार पे, और ये किस मेथड से बनाया गया। एक होता है आस्वन विधि। क्या होता है? आस्वन विधि में बेसिकली हम दारू की सांद्रता को बढ़ाते हैं। अगर ये दारू बनाएगा ईस्ट बना पाएगा तो एक नॉर्मल मात्रा ही अल्कोहल का उत्पादन कर पाएगा। जैसे तुम अगर अंगूर से तुम शराब बनाना चाहो,
ईस्ट की मदद से, तो वह अंगूर से अगर शराब बनाएगा तो उसमें केवल 13% या ज्यादा से ज्यादा 20% ही इथेनॉल का उत्पादन कर सकता है। इससे ज्यादा सहन वह ईस्ट नहीं कर पाएगा, वह उसी में मर जा पाएगा। लेकिन कुछ ऐसे ब्यौरे होते हैं जो क्या करते हैं, उनको उस 13% से कुछ मजा आएगा ही नहीं, तो फिर उनके लिए कुछ कंपनियां अलग प्रकार की दारू बनाती है जिसमें क्या करती है, अल्कोहल की मात्रा को बढ़ा देती है। और जिसमें हम अल्कोहल की मात्रा बढ़ाते हैं, अल्कोहल को शुद्ध करते हैं, इसी प्रक्रिया को बेसिकली हम आसवन विधि करते हैं, विधि कहते हैं। तो दो दारू ऐसा है जिसमें अल्कोहल की मात्रा कम होती है, अर्थात इसको नॉर्मल ईस्ट बनाते हैं, नॉर्मल सूक्ष्मजीव बनाते हैं, और इसमें हम दारू की मात्रा को नहीं बनाते, अर्थात इसमें आसवन विधि नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले ये जान तो आसवन विधि क्या होता है। तो आसवन को नाम देते हैं डिस्टिलेशन मेथड। क्या बोलते हैं? तो आसवन या डिस्टिलेशन मेथड एक ऐसी भौतिक या विधि है जिसकी सहायता से इथेनॉल अर्थात दारू की शुद्धता और सांद्रता, सांद्रता कहने का मतलब उसमें अल्कोहल की कितनी मात्रा है, इसको बढ़ाया जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले आप बियर नाम सुने होंगे और एक वाइन नाम सुने होंगे। ये बियर और वाइन भी एक प्रकार का अल्कोहल है। जिसमें दारू की मात्रा की बात किया जाए तो वाइन जो है वो अंगूर से बनाया जाता है और इसमें अल्कोहल की मात्रा होती है 10 से 20%। वही बात करें हम बियर की, तो बियर बार्ले अर्थात जौ से बनाई जाती है जिसमें अल्कोहल की मात्रा 3 से 6% होता है। बियर किससे बनेगा? बार्ले से। और अल्कोहल वाइन किससे बनेगा? सॉरी, अंगूर से। तो ये अल्कोहल की मात्रा आप याद रख लेना, लेकिन इसमें अल्कोहल की मात्रा कम है, अर्थात इसमें अल्कोहल की सांद्रता को नहीं बढ़ाई गई है, अर्थात आसवन विधि नहीं किया गया है। लेकिन कुछ ब्यौरे इससे भी ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करना चाहते हैं तो वह वाइन और बियर नहीं पीके, अर्थात बच्चों के दारू ना पीकर वे ब्रांडी को प्रेफर करते हैं, रम पीते हैं, गिन पीते हैं, विस्की पीते हैं, ऐसे ही अनेक प्रकार के किण्वित पेय पीते हैं जिसमें अल्कोहल की मात्रा 50%, 60% तक होती है। अर्थात इसको कंपनियां एक मेथड आता है आसवन विधि करके प्राप्त करती है। ये बात अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और दारू आता है जो देसी पौवा है जिसको हम टॉडी बोलते हैं, हमने अपना भाषा में तारी कहते हैं। इस तारी में भी अल्कोहल की मात्रा होती है और इसमें भी अच्छा खासा अल्कोहल अर्थात कम से कम 8% अल्कोहल इसमें पाया जाता है। ये दक्षिण भारत का एक पारंपरिक पेय पदार्थ है। और ये कैसे प्राप्त किया जाता है? ये तार वृक्ष होता है, उसके रस को किण्वित करके। एक और बात बता दें, आप जो भी भुजिया खाते हो, नमकीन खाते हो, वह जिसमें फ्राई किया जाता है वह यही तार वृक्ष का, पाम ट्री का तेल होता है और ये बहुत ही हानिकारक होता है। इसी कारण से देख रहे होगे नए बच्चों को हार्ट अटैक की समस्या बहुत आ रही है। इसमें कभी और एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा। आगे हम जानते हैं प्रतिजैविक के बारे में। ये अल्कोहल के बारे में आपको बस यही याद रखना है, अल्कोहल से क्वेश्चन फ्रेम होगा तो ये फ्रेम हो सकता है कि अल्कोहल को बनाने वाले ईस्ट कौन है। नाम याद रखना, ब्रीवर ईस्ट, और उसका नाम क्या है? सेकेरोमाइसिस सेरेविसेई। अगला टॉपिक मेरा है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स, अब ये शब्द क्या है? इन शब्द को समझने के लिए आपको इसी के नाम को देखना पड़ेगा। अब नाम को जब देखोगे तो आपको दो नाम, एक एंटी और एक दिखेगा बायोटिक्स, एक दिखेगा एंटी और एक दिखेगा बायोटिक्स। आप एंटी शब्द अधिकतर सुनते होंगे कि वो हमारा एंटी पार्टी हुआ, सुना है? एंटी का मतलब होता है विरोध, खिलाफ, और बायोटिक्स का हमेशा मतलब होता है जीवन। अर्थात ये ऐसे रसायन होते हैं जो किसी के जीवन के खिलाफ होते हैं। क्या हमारे जीवन के खिलाफ होंगे? नहीं। अगर ये हमारे जीवन के खिलाफ होते तो अब इस चैप्टर में इसको पढ़ते क्या? नहीं पढ़ते। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव। अर्थात ये सब जो प्रोडक्ट आ रही है ये ह्यूमन के बेनिफिट के लिए आ रही है, मानव के कल्याण के लिए आ रही है। तो ऐसे ही अगर एंटीबायोटिक्स आया है तो ये मानव के कल्याण की बात करेगा। किसकी बात करेगा? मानव की कल्याण की बात करेगा। तो सबसे पहले एंटीबायोटिक्स का मतलब समझ लो। तो ये किसी के जिंदगी के खिलाफ तो है, तो किसके? ये हानिकारक जीवों के खिलाफ है। ये उस जीव के खिलाफ है जिंदगी के जो हमको हानि पहुंचाना चाहते हैं। तो जो भी जीव हमको हानि पहुंचाना चाहते हैं उसको नष्ट करने के लिए इस एंटीबायोटिक्स का जन्म हुआ। अब एंटीबायोटिक्स क्या होता है सुन लो, ये परिभाषा पूछ सकता है एग्जाम में। तो प्रतिजैविक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिन्हें सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया या फिर फंजाई इत्यादि द्वारा उत्पन्न होते हैं और ये क्या करते हैं? ये अन्य रोगकारी
सभी को नहीं मारते, ये उसको मारते हैं जो रोग उत्पन्न करता है, उन सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकते हैं या फिर मार देते हैं। देखो, नाम है शब्द का एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स, एंटी का मतलब क्या होता है बोल? एंटी का मतलब होता है खिलाफ। एंटी मतलब खिलाफ, और बायोटिक्स का मतलब होता है जीवन। ये जीवन के खिलाफ है, लेकिन किसके? ये किसके जीवन के खिलाफ है? तो ये हानिकारक सूक्ष्म जीवों के जीवन के खिलाफ है। ये हानिकारक सूक्ष्म जीवों के जीवन के खिलाफ है। क्या ये समझ में आ रहा है आपको? तो ये एंटीबायोटिक्स क्या होता है? एक ऐसे रसायन होते हैं जो बेसिकली हानिकारक सूक्ष्म जीव के वृद्धि को रोक देंगे या उसको मार देंगे। ठीक है, अब सुनना, सबसे पहले एक पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक बनाई गई थी। सबसे पहले पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक्स बनाई गई थी, प्रतिजैविक बनाई थी। लेकिन अगर हम एक अंदर की बात बताएं तो ये पेनिसिलिन को बनाया नहीं गया था, बन गया था। इस पेनिसिलिन को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया नहीं था, बन गया था। ये क्या कह रहे हो भैया, मजाक कर रहे हो क्या कि बनाया नहीं था बन गया था? बात यही हो गई कि मान ले तू कुकर में चावल बनाने गया और चावल ना बन के खिचड़ी बन गया। क्या तुम खिचड़ी बनाने गए थे? नहीं, हम तो चावल बनाने गए थे। क्या तुम खिचड़ी बनाने गए थे? नहीं, चावल बनाने गए थे। मजाक कर रहे थे। और वैसे ही ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जिसका नाम है, ये कर कुछ और रहे थे, हो कुछ और गया। इसी कारण से कहा जाता है कि अगर कुछ आपके अकॉर्डिंग नहीं हो तो भगवान आपके लिए बहुत अच्छी कोई और चीज आपके लिए रखे हुए हैं। बस आप अपना कर्म करते जाओ, वे अपने आप आपका उंगली पकड़ के, आपका हाथ पकड़ के, आपको धक्का देकर उस स्थान तक पहुंचा ही देंगे। बस आप अपना कर्म किए जाओ। तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कुछ और कर रहा था, लेकिन हो कुछ और गया। कहानी सुन लो। ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अपने लैब में एक बैक्टीरिया का नाम है स्टेफाइलोकोकस, यहाँ पे लिखा भी होगा, नहीं लिखा हुआ, बैक्टीरिया लिखा हुआ है, नाम याद सुन लेना। स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पे कार्य कर रहा था। अब वो एक पेट्री प्लेट मतलब हम कैसे बताएं? पेट्री प्लेट, ये देख, ये बोतल की ढक्कन है ना, वो बोतल के ढक्कन का थोड़ा सा साइज बड़ा होगा और एकदम पारदर्शी होगा। ठीक है, जिसमें बेसिकली बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं। बोतल देखा तो तेरे सामने पानी पी लेते हैं। तो उस पेट्री प्लेट पे स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया को ग्रो करा रहे थे। अब किसी कारण से क्या हुआ, उस स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के, मान ले, देख ले डायग्राम के माध्यम से, ये एक पेट्री प्लेट है। ठीक, इस पेट्री प्लेट के ऊपर ये बैक्टीरिया को ग्रो करा रहे हैं। ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है। ठीक है, अब क्या हुआ, इस पेट्री प्लेट पे यहां पे कवक आ गया। क्या आ गया? कवक आ गया। देखो, क्या आप बचपन की बात याद करो, जब आप स्कूल जाया करते थे तो आप एक छोटा सा बैग कंधे पर लाते थे, एक प्यारा सा लंच बॉक्स होता था जिसमें मिक्की माउस का अलग अलग मोटू पतलू डायग्राम बना हुआ, और एक पानी का बोतल गले में लटकाकर, थर्मस जिसको बोलते थे, चले जाते थे। और अगर किसी कारण से आपको ये स्कूल में पता चले कि स्कूल में 3 दिनों की छुट्टी है, तो आपके चेहरे पे जो खुशी होती थी जैसे आपने पूरी दुनिया में जंग जीत लिया हो। और जैसे ही आप घर पे आते थे तो इस खुशी का इजहार ऐसे करते थे, बैग रखे आप कहां? घर में, और टाई बेल्ट पहने आप बाहर खेलने चले जाते थे। और बाहर खेल कर आते थे तो ना आपको ये आइडिया था कि हमको होमवर्क भी करना है, ना आपको ये आइडिया था कि हमें इस टाई को भी खोलना है, ना हमें ये आइडिया था कि ना हमें ड्रेस को भी खोलना है, ना हमको ये आइडिया था कि उस लंच बॉक्स को भी बाहर निकालना है, जिस लंच बॉक्स में हमने आधा रोटी अभी छोड़ा हुआ है। जब 3 दिन की छुट्टी बीतती थी तो अचानक से ये मम्मी को याद आता था कि बाबू लंच बॉक्स कहाँ है, तो आपको तब ध्यान आता था कि लंच बॉक्स तो अभी बैग में है। जब उस लंच बॉक्स को आप खोलते थे तो सब्जी पे, उस रोटी के टुकड़े पे आपको कुछ भुआ, जिसको आप अपने भाषा में भुआ कहते थे, अर्थात फफूंदी लग गया है, फंजाई लग गया है। तो जब आप किसी चीज को कुछ दिन के लिए छोड़ दोगे, उसको मॉइस्चर मिलते जाएगा तो वह क्या कर लेगा, वहां पे फंजाई ग्रो कर जाते हैं। वैसे ही इस पेट्री प्लेट पे भी फंजाई ग्रो कर गए। अब ये देखा कि ये जो बैक्टीरिया थे, तो जहां जहां पे ये फफूंदी लगे हुए हैं, जहां पे ये फंगस लगे हुए हैं, वहां पे ये बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं कर पा रहे हैं। जब ये स्टडी किया तो ये पता चला ये फंगस कुछ केमिकल का स्राव कर रहे थे जो बेसिकली बैक्टीरिया के, जीवाणु के वृद्धि को रोक रहा था।
वृद्धि को रोक रहा था या फिर उसको मार दे रहा था। यही से प्रतिजैविक का खोज हुआ। यही से क्या हुआ? प्रतिजैविक का खोज हुआ। तो पेनिसिलिन सबसे पहली प्रतिजैविक थी। इसकी खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब की थी? 1928 ईस्वी में की थी। जो एक प्रकार का संयोग था। संयोग कहने का मतलब है कर कुछ और रहे थे, हो कुछ और गया, इसलिए संयोग बोला गया। उन्होंने देखा, अब उस फंजाई का नाम क्या था? पेनिसिलियम नोटेटम का नाम था। पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक एक ऐसे पदार्थ का स्राव करती है जो बैक्टीरिया की वृद्धि को रोक रहा है या फिर उसे मार रहा है। यही बात हमने बताया। तो ये प्रतिजैविक थी। लेकिन दो साइंटिस्ट थे। साइंटिस्ट का नाम क्या था? याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का नाम है। उन साइंटिस्ट का नाम था अर्नस्ट चेन और हावर्ड फ्लोरे। फ्लोरे आप चेन नॉर्मल याद कर सकते हो। इन्होंने उस प्रतिजैविक का बहुत ही शक्तिशाली तरीके से प्रयोग किया। कब किया? जब वर्ल्ड वार सेकेंड हो रहा था, तो उस समय जवान सब, सैनिक सब घायल हो रहे थे और उस चोट पे बैक्टीरिया पनप रहा था, जिससे घाव जल्दी ठीक नहीं हो रहा था। लेकिन ये दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर इस प्रतिजैविक को एक शक्तिशाली प्रतिजैविक के रूप में स्थापित किया और जो भी सैनिक घायल हो रहे थे उनको ये एंटीबायोटिक देकर उनके घाव को ठीक किया। तो आप इस साइंटिस्ट का नाम याद रखना। और जब इतना बड़ा ये काम किए तो फिर इनको क्या देना पड़ जाएगा? वही जो आप सोच रहे हो, नोबेल प्राइज देना पड़ जाएगा। कि फ्लेमिंग, फ्लोरे और चर्न को इस खोज के लिए 1945 में पुरस्कृत किया गया। ठीक है। हाँ, अब ये क्वेश्चन बन सकता है बाईचांस, लेकिन ये तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर है कि एंटीबायोटिक्स का उपयोग अनेक प्रकार के रोग जैसे डिप्थीरिया क्या होता है हम जानेंगे भी, ट्यूबरक्लोसिस जिसको टीबी बोलते हैं, उफिंग कफ, टेटनस, प्लेग, लेप्रोसी, इन सभी के उपचार में हम इस एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं। क्या ये क्लियर है? एंटीबायोटिक में एक और आता है एजिथ्रोमाइसिन। साहब आप नाम सुने होंगे। जब भी आपको फीवर होता है तो पहले डॉक्टर एक एजिथ्रोमाइसिन खिला देता है, फिर उसको आपको एक क्या दे देता है? पैरासीटामोल दे देता है। तो ये एंटीबायोटिक्स की बात यहाँ पे समाप्त होती है। अब बहुत छोटे छोटे दो टॉपिक बचे हुए हैं। कुछ हम एंजाइम का नाम पढ़ लेते हैं और वह एंजाइम किससे प्राप्त होता है ये जान लेते हैं। अब एंजाइम में आपको क्या याद रखना है? सॉरी, पहले एसिड दिया हुआ है, एसिड पहले देख ले। सबसे पहले हम बात करते हैं लैक्टोबैसिलस की। क्या लैक्टोबैसिलस सूक्ष्मजीव का नाम सुने हो? हाँ सुने हैं। ये वही बैक्टीरिया है जो बेसिकली लैक्टिक एसिड का निर्माण कर रहा था और दूध को दही में परिवर्तित कर रहा था। एकदम सही बात बोले। तो लैक्टोबैसिलस जो अम्ल का उत्पादन करेगा वह लैक्टिक एसिड था। क्या ये सूक्ष्मजीव बैक्टीरिया है कि कवक है? ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है। तो इसका स्रोत भी मालूम चल गया और इसका सोर्स भी मालूम चल गया। ये स्रोत है, ये सोर्स है। ठीक है। आगे पढ़ ले क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइरिकम। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइरिक एसिड होना चाहिए। चलो कोई दिक्कत नहीं है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइरिकम, ब्यूटाइरिकम ये एक बैक्टीरिया का नाम है जो ब्यूटाइरिक एसिड को बना रहा है। तो ब्यूटाइरिक एसिड को बनाने वाले बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइरिकम। ऐसे ही आप याद कर लेना, एग्जाम में आपको इससे ऑब्जेक्टिव ही फ्रेम होंगे कि लैक्टिक एसिड का निर्माण कौन करता है। तो आप याद रखना लैक्टोबैसिलस करता है। पूछ दे ब्यूटाइरिक एसिड का। ये नीट का बहुत फेमस क्वेश्चन है, हर साल लगभग क्वेश्चन इससे पूछते ही हैं। वैसे एसिटोबैक्टर एसिटिक की बात करें, यह भी एक प्रकार का बैक्टीरिया है जिससे एसिटिक एसिड प्राप्त किया जाता है। ऐसे ही बात करें एस्परजिलस नाइजर की, तो ये बेसिकली फंगस से प्राप्त किया जाता है। नाम है उसका एसिट्रिक एसिड। तो ये कुछ एसिड है, ये कुछ बैक्टीरिया है, कुछ फंगस है जिसके नाम दिए हुए हैं और आपको इसको याद करना है। ठीक है। अब आओ हम एंजाइम की बात कर लेते हैं। एंजाइम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे जाइमेज एंजाइम की। तो ये जाइमेज एंजाइम वही एंजाइम है जिसको सेकेरोमाइसिस सेरेविसेई उत्पादित करते हैं, जिसकी मदद से अल्कोहल का निर्माण होता है। तो जाइमेज किसके उत्पादन में काम करेगा? तो जाइमेज इथेनॉल अर्थात अल्कोहल अर्थात दारू के उत्पादन में अहम भूमिका निभाता है। कौन इसको उत्पादन करेगा? इसको सेकेरोमाइसिस सेरेविसेई। ये एक प्रकार का ईस्ट है। ईस्ट अर्थात एक कोशिकीय कवक है। अगला एग्जाम्पल पढ़ ले लाइपेज। क्या है लाइपेज? L4 लाइपेज और L4 लिपिड। L4 लाइपेज और L4 लिपिड अगर किसी कारण से आपके कपड़ों पे तेल के, जैसे आप होटल गए हो, बटर चिकन खा रहे हो और बटर किसी कारण से आपके शर्ट पे गिर गया, तो फिर इस तेल के दागों को हटाने के लिए लाइपेज एंजाइम का उपयोग करते हैं। जो भी डिटर्जेंट होता है उसमें ये एंजाइम मिला देते हैं जो आपके शर्ट पे, आपके कोट पे, आपके ब्लेजर पे लगे तेल के दागों को हटा देता है। ऐसे ही एक एंजाइम है
पेक्टिनेज एंड प्रोटीएज। आप कभी जूस पिए हो? जूस, अगर आप मैंगो शेक पिए होंगे तो एक मैंगो शेक को आप घर पे बनाना और एक मार्केट से लेके आना। घर पे जब बनाओगे तो उसका थिकनेस देखना, बहुत मोटा होता है, लेकिन मार्केट से जब लेके आओगे तो उसमें फाइबर जो भी धागे धागे रहते हैं वे पूरा फ्रेश होते हैं, बहुत क्लियर विजिबल होते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट का जो जूस होता है उसमें यही एंजाइम का उपयोग किया जाता है और उसको एकदम क्लियर बनाया जाता है। बोतल को क्लियर दिखाने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए इस एंजाइम का उपयोग करते हैं। अर्थात इस एंजाइम से फ्रूट जूस, फल का रस के बोतल को साफ करने के लिए वो क्लियर दिखे तो मार्केटिंग अच्छा से होगा, इसका उपयोग करते हैं। ऐसे ही अगला है स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम क्या करते हैं? तो ये किससे प्राप्त होते हैं? ये स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु से प्राप्त होते हैं। क्या किया जाता है? तो ये बेसिकली जो भी हार्ट का पेशेंट होता है, हार्ट अटैक कब होता है? जब हृदय से ब्लड सप्लाई बढ़िया से नहीं हो पाए, तो उस समय क्या होता है, रास्ते में, जिसको हम वेन आर्टरी बोलते हैं, उसमें क्या होता है, थक्का बन जाता है। अब इस थक्का को तोड़ने के लिए, फोड़ने के लिए हम बेसिकली स्ट्रेप्टोकाइनेज का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन पूछेगा आपसे, थक्का स्फुटन क्लॉट बस्टर के रूप में किस एंजाइम का उपयोग करते हैं? तो क्लॉट बस्टर या फिर थक्का स्फोटन के रूप में बेसिकली हम स्ट्रेप्टोकाइनेज के एंजाइम उपयोग करते हैं। क्या ये क्लियर है? अब आप कुछ और एंजाइम के नाम दिए हुए हैं, जैसे हम बात करें साइक्लोस्पोरिन ए की, तो साइक्लोस्पोरिन ए किससे प्राप्त होता है? पहले ये याद रखना, तो सबसे पहले याद रखना ये ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से प्राप्त होता है। साइक्लोस्पोरिन ए ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, नाम से याद आ रहा है ये एक प्रकार का कवक है। इसका उपयोग क्या करते हैं? अंग का प्रत्यारोपण करने में। अब अंग प्रत्यारोपण करने का मतलब है ऑर्गन को जब आप डोनेट करते हो, ऑर्गन को इम्प्लांट करते हो, अगर मान के चल हम अपने ऑर्गन को किसी और को देंगे तो हमारा ऑर्गन उसके बॉडी के लिए एंटीजेन का काम करेगा कि एंटीबॉडी का? एंटीजेन का, क्योंकि ये मेरा चीज है। तो फिर उसका बॉडी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि उसको एंटीजन समझेगा और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा। तो जब भी हम किसी को ऑर्गन डोनेट करें, इम्प्लांट करने पड़ता है किसी और का ऑर्गन, तो सबसे पहले उसके इम्यून सिस्टम को दबाना पड़ेगा। जब इम्यून सिस्टम कमजोर होगा तभी आप अंग का प्रत्यारोपण कर सकते हो, और उस समय एंजाइम का उपयोग करते हैं साइक्लोस्पोरिन ए। किससे प्राप्त होता है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से, एक प्रकार का कवक है। इसका उपयोग अंग प्रत्यारोपण के दौरान इम्यून सप्रेसर एजेंट के रूप में किया जाता है। क्या ये क्लियर है? ऐसे ही कुछ और रसायन का नाम पढ़ ले, जिसका नाम है स्टैटिन्स। अब ये स्टैटिन्स एक प्रकार का ईस्ट, जिसका नाम है मोनास्कस परप्यूरियस। नाम क्या है? मोनास्कस परप्यूरियस से स्टैटिन प्राप्त किया जाता है। ये क्या करता है? ये रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर के कम करने में, अगर आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा हो गया है तो फिर उसको कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर इस रसायन, इस केमिकल का उपयोग करते हैं। आई होप ये सभी टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। सबसे पहले हमने ये जाना इस लेक्चर में कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, फिर हमने आपको किण्वित पेय अर्थात दारू के बारे में बताया, फिर हमने कुछ एसिड के बारे में पढ़ा, फिर हमने कुछ एंजाइम के रोल को जाना, एंजाइम के सोर्स को जाना। तो ये सभी आप समझ गए होंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो फिर लाइक करना और कमेंट जरूर करना कि आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। और फिर मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम बेसिकली जानेंगे वाहित मल जल उपचार के बारे में, अर्थात एसटीपी के बारे में। बहुत ही मजेदार, और इस चैप्टर का सबसे, अगर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक बोले और सबसे बढ़िया टॉपिक बोले तो यही है। ये तो सभी नॉर्मल सी बात थी। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहना और स्वस्थ रहना। धन्यवाद।